हाँ बच्चों, इस भाषा के ही अपने टॉपिक में एक सब टॉपिक है भाषा की इकाइयाँ। तो भाषा की जो इकाइयाँ हैं मुख्य रूप से 4 इकाइयाँ हैं, ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। इनको ज़रा समझा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले है ध्वनि। मुख से निकलने वाली कोई भी स्वतंत्र आवाज़ ध्वनि कहलाती है। यानी कि कुछ विद्वान हालांकि ध्वनि को भी भाषा का सबसे छोटा रूप मानते हैं, कुछ विद्वान वर्ण को मानते हैं, लेकिन ध्वनि किसी भी भाषा के लिए परम आवश्यक है। अगर ध्वनि नहीं होगी तो जाहिर सी बात है भाषा का जो मौखिक रूप है वह अवरुद्ध हो जाएगा। तो मुख से निकलने वाली किसी भी स्वतंत्र आवाज़ को हम क्या कहते हैं भाई? ध्वनि कहते हैं। नंबर 2 पर आता है वर्ण। ध्वनि का सार्थक समूह वर्ण कहलाता है। यानी कि कोई भी ध्वनि जो एक निश्चित अर्थ देती है उसे हम वर्ण की श्रेणी में लाएंगे। इसकी जो विशेषता है वो ये है, इसे खंडित नहीं किया जा सकता है। ये जो वर्ण होता है इसे ही छोटी इकाई भी माना जाता है भाषा की, और इसे इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसको खंडित नहीं किया जा सकता है। तो एक ऐसा ध्वनि का समूह जो कोई निश्चित अर्थ देता है वर्ण कहलाता है। इसे खंडित नहीं किया जा सकता, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे ए, क, प, च आदि। इसकी जो एक और विशेषता है वो ये है कि इसे भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। अब नंबर 3 आता है शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि सार्थक का मतलब होता है अर्थ। देखो भाई, अपन कोई भी वर्णों को जोड़ करके शब्द का रूप नहीं दे सकता। यदि वह निरर्थक है, उसका कोई निश्चित अर्थ ही नहीं निकल सकता, तो हम उसे शब्द की श्रेणी में नहीं ले सकते हैं। हिंदी भाषा का जो शब्दकोश है उसमें जो शब्द सम्मिलित हैं वो ही शब्द सम्मिलित हैं जिनके निश्चित अर्थ हैं, जो किसी अर्थ के रूप में रूढ़ हैं। उन्हीं को हम शब्दकोश में सम्मिलित करते हैं और उन्हें ही शब्द कह सकते हैं। ऐसे समूह को जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, बेशक वो वर्णों के समूह हैं, हम उन्हें शब्द की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। तो वर्णों का सार्थक समूह है वो शब्द कहलाता है, जैसे कमल, अलवर, पूजा, पंकज आदि। अब यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो जैसे ये कमल ही है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? कै, मैं और ले, ये वर्ण थे, इनका मेल हुआ है और शब्द क्या बन गया? कमल। अगर हम इन्हीं को देखते हैं, मैं, कै, ले, अब इसका चूंकि ये कोई अर्थ ही नहीं निकलता, निरर्थक है, हम इसको शब्द की श्रेणी में नहीं रखेंगे। इसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, इसीलिए हम इसको क्या कह देंगे? यहाँ पर शब्द कह देंगे। तो एक जो वर्णों का सार्थक समूह है उसे ही हम शब्द की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद में हम आते हैं पद। देखिए, शब्द का ही एक रूप होता है पद। पद में और शब्द में आंशिक अंतर है। इसमें समझने वाली बात है कि हम वर्णों के समूह को पद भी कह देते हैं और वर्णों के समूह को शब्द भी कह देते हैं। इसमें आंशिक अंतर ये है, जरा इसकी परिभाषा आप देख लें। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं, अर्थात विभक्ति युक्त शब्द पद कहलाता है। जैसे कमल विद्यालय जाता है। प्यारे बच्चों, इसमें आपको समझ में आया होगा कि जब तक कोई वर्णों का समूह स्वतंत्र रहता है, जैसे यहाँ पर कमल था, यहाँ पर क्या था? ये कमल, यहाँ पर ये शब्द है, क्या है? यहाँ पर शब्द है। लेकिन जैसे ही ये कमल शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो हम इसको पद की श्रेणी में ले लेते हैं। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर आ जाओ। जैसे ही हम इसको किसी वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, इसके साथ में सीधी एक विशेषता जुड़ जाती है, और विशेषता क्या है कि विभक्ति युक्त शब्द पद कहलाते हैं। यानी कि निश्चित रूप से उसके साथ में कोई ना कोई विभक्ति जुड़ जाती। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब तक कोई वर्णों का समूह स्वतंत्र है वह शब्द कहलाएगा, जैसे ही वह वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाने लगता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब शब्द के साथ विभक्ति जुड़ जाती है, जब कोई भी शब्द विभक्ति युक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देखें, कमल विद्यालय जाता है। यहाँ पर कमल स्वतंत्र था, शब्द था, यहाँ पर कमल आ गया, पद हो गया। विद्यालय जाता है। अब यहाँ पर
अब आप देखेंगे कि साधारण रूप से तो साहब हमारे यहाँ नज़र ही नहीं आ रहा कि इसके साथ में कोई विभक्ति जुड़ी हुई है, लेकिन जब हम इसका पद विन्यास करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर ये जो वाक्य है ये कैसा है, कमल के द्वारा विद्यालय जाया जाता है, यानी कि इसके साथ में कारक की विभक्ति जुड़ी हुई है। कर्म का ये कर्ता कारक है, यहाँ पर कौन सा कारक है, ये कर्ता कारक। नंबर अगला है हमारा वाक्य। वाक्य को अगर हम देखेंगे तो शब्दों के सार्थक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। भाई सबसे पहले एक ध्वनि थी, उसके बाद में सार्थक बन करके वह वर्ण हुई, उसके बाद में सार्थक वर्णों के समूह को हमने शब्द कहा या पद कहा, उसके बाद में वाक्य पर अगर हम आ जाते हैं, चूंकि हमारा शब्द तो बन गया है लेकिन वाक्य कैसे बनेगा, तो ऐसे ही शब्दों के सार्थक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो, उसे हम क्या कहेंगे भाई, वाक्य कहेंगे। या शब्दों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट हो, एक ऐसा विचार प्रस्तुत हो जाए जो सहज ही अपने अर्थ को स्पष्ट कर दे, हम उसे वाक्य की श्रेणी में रखेंगे। जैसे रमेश अलवर जाता है, ये वाक्य है। अब देखिए ये सारे शब्द सार्थक हैं, लेकिन अगर हम इसको क्रमबद्ध तरीके से नहीं रखेंगे या इनको व्यवस्थित नहीं करेंगे तो भी यह जो वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ जाता अलवर रमेश है, वाक्य गलत होगा, क्योंकि शब्द तो बेशक हमने सार्थक प्रयुक्त करे हैं लेकिन उनके उस समूह को हमने व्यवस्थित और क्रमबद्ध नहीं किया है, उनके पद क्रम का ध्यान नहीं रखा है, उसमें व्याकरण के नियमों का प्रयोग नहीं किया है। इस कारण से इस तरह के जो वाक्य हैं वह अशुद्ध कहलाते हैं। तो शब्दों, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो, सार्थक वो क्रमबद्ध हो, उसे ही हम क्या कहेंगे भाई, वाक्य कहेंगे। या जिनसे एक स्वतंत्र विचार प्रकट हो, उसे पूर्ण विचार प्रकट हो, उसे हम वाक्य कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अपना एक टॉपिक जो कल है वो बोली है, उसमें थोड़े से बिंदु हैं, वो लिखवाने के बाद अपना अगला टॉपिक लिपि अपन शुरू करेंगे। तो आप इनको लगातार जो है उतारते रहें और इनका रिवीजन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।